बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टार्ट करें हम चैप्टर नंबर 10 से। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको जिन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है वो हैं टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये चार वेरिएबल्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर में रिलेट करना है। सो द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज हीट, थर्ड इज वर्क एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ये सारे रिलेटेड हैं लेकिन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हीट का फ्लो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट हो तो हीट के जरिए वर्क डन भी किया जा सकता है या वर्क डन करके हीट भी पैदा की जा सकती है। आप सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिस्टम से कन्वर्सली हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। इसी तरह आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमने डिफाइन करना है, इनमें डिफरेंशिएट कर देना है, फिर इनको कंबाइन करके, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? सो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे और इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसे इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है टेम्परेचर। सो हाउ डू वी डिफाइन टेम्परेचर? We define temperature as the degree of hotness or coldness of a body. टेम्परेचर को वेरियस टेम्परेचर स्केल्स पे मेजर किया जाता है, जिनमें आपके पास सेल्सियस स्केल है या सेंटीग्रेड स्केल है। ठीक है, दूसरा केल्विन स्केल है, तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल है। इन स्केल्स पे स्पेसिफिकली वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 273 केल्विन एंड 373 केल्विन, यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दिस इज दैट यू शुड रिमेंबर। आगे चल के फिर ये चीज़ें हमने यूज़ भी करनी है, तो इनके बारे में पहले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका? हीट का। अच्छा, तो हीट में इसी तरह हम हीट को डिफाइन करेंगे, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताएंगे, और इसकी साइन कन्वेंशन, और इसका यूनिट। अब देखिए, क्योंकि आपके पेपर SLO बेस्ड हैं तो SLO बेस्ड पेपर में ज़रूरी नहीं कि
वही शॉर्ट क्वेश्चन आए जो ऑलरेडी आपकी कोर्स में एक्सरसाइज में एंड पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड भी, SLO का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट ने जो सीखा उसके नतीजे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या उनको अप्लाई करने जानता है कि नहीं जानता। तो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन में हर चीज़ के मार्क्स होंगे, जैसे डेफिनेशन के अलग नंबर होंगे, मैथमेटिकल फॉर्म के अलग होंगे, यूनिट के अलग होंगे, तो उससे डिवाइड किया होगा कि ताकि जितना आपने अटेम्प्ट किया उतने नंबर तो आपको मिले ही मिले। सो इसको अटेम्प्ट करने का फिर ये तरीका होगा कि आप एक टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं, आप डेफिनेशन बताएं। व्हाट इज हीट? इट इज अ form of energy that exists due to temperature difference। ठीक है, this is a form of energy that exists due to टेम्परेचर डिफरेंस। जब मैं पढ़ा रहा था किसी ने कहा इट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, बिकॉज हीट इज़ नेवर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी में हीट होती ही नहीं। हीट फ्लो करेगी फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट, और जब वो सिस्टम में एंटर होगी तो या तो वर्क डन करने के लिए यूज़ हो जाएगी या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिस्टम में तो हीट होती ही नहीं है, इसलिए ये कहना कि इट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ये कम्प्लीटली रबिश है। तो इसको ना अडॉप्ट करें इस डेफिनेशन को, ठीक है। सिंबॉलिकली आप हीट को क्यू से शो करेंगे, और साइन कन्वेंशन ये है कि अगर सिस्टम को हीट दी जाए, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट रिमूव की जाए तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब heat is flown towards the system या added to the system। and negative का मतलब heat is removed from the system। अच्छा, अब देखिए इसको, अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हों, जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम A है, ये हमारे पास एक सिस्टम B है, ठीक है। इन दो सिस्टम्स के दरमियान हमारे पास एक कंडक्टिंग पाथ है, वो ये है। अच्छा, इसका नाम सिस्टम A, इसका नाम सिस्टम B। इस सिस्टम का टेम्परेचर फर्ज कीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्या होगा? हीट फ्लो करेगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट, यहाँ पे हमने दरमियान में कंडक्टिंग पाथ बनाया है, तो यहाँ से कुछ हीट निकल जाएगी, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ हीट ऐड हो जाएगी, तो इधर कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे था तो इससे हीट लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करके गई, तो इसलिए हमने कहा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एग्जिस्ट ड्यू टू। अच्छा, हीट कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, हीट का यूनिट क्या है? जूल। ऐसा यूनिट इज जूल। जिस वक्त दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो गया तो उस वक्त एक कंडीशन अचीव हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इट इज अ कंडीशन in which net flow of heat is zero between two systems।
टू सिस्टम्स भी हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, टू पार्टिकल्स भी हो सकती हैं, टू बॉडीज भी हो सकती हैं। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कोई नेट हीट फ्लो नहीं करेगी, उसको हम सिंपली कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हीट कब तक फ्लो करती है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे वर्क का। तो वर्क को आप कैसे डिफाइन करते हैं? प्रीवियसली तो आप करते रहे थे, वर्क को डिफाइन करते रहे थे कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही किया था ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क को ऐसे नहीं डिफाइन करते। रिमेंबर, थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क को डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये चैप्टर नंबर 10 में भी हम करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में भी करेंगे। जहाँ पर हमारे पास फ्लूइड्स आ जाए वहाँ पर फोर्स ही इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। तो हम फ्लूइड्स में प्रेशर का तस्करा करेंगे। जैसे कंसिडर कीजिए आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है। यहाँ पे मैं इसके लिए एक पिस्टन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अब ऐसा करें कि यहाँ पे आप ये इसका हैंडल है जिसकी वजह से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करें, आप शो करें कि फॉर एग्जांपल सिस्टम यहाँ पर है, ये इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो इसका इनिशियल प्रेशर है, फर्ज कीजिए P, इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर है T1। मैं सिस्टम को हीट अप करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये किस चीज़ का सिंबल है? हीट इज एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट दी गई है, पॉजिटिव साइन यही शो कर रहा है। तो नतीजा क्या होगा अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूँ? मतलब फर्स्ट पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो तो कांस्टेंट है। तो हीट देने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा। नतीजा क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब आपने इसको फर्ज करो 10, 20 या 100 जूल एनर्जी दे दी है, वो तो इसने एब्जॉर्ब कर ली। ये कब तक ऊपर जाता रहेगा? जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोबारा बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होगा, फर्ज करो प्रेशर P तक ही ये एक्सपेंड होता रहा। उस वक्त नया वॉल्यूम था V2 और नया टेम्परेचर था T2। समझ आ गई बात? अच्छा, सिस्टम ने यहां से यहां तक मूव करते हुए अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया कि नहीं किया ना? अच्छा, इसका फर्ज करो इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा वाई, और इस पिस्टन का, ये तो सिलेंडर है, बेसिकली 3 डायमेंशन होता है ना। 3 डायमेंशन आई मीन टू से इट इज़ लाइक दिस। मैंने तो 2D में ड्रॉ किया है, लेकिन ये सिलेंडर तो होते इस तरह है ना, ठीक है। तो इसका तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये इसकी हाइट है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो जब ये सिलेंडर फॉर एग्जांपल देखो, ये इस पोजीशन से एक्सपेंड होके ऊपर गया, तो इसकी लेंथ चेंज हुई है, इसका एरिया चेंज हुआ है? लेंथ चेंज हुई है, एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लिहाजा यहाँ पे जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो हम कहेंगे एरिया तो इस दौरान क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। तो वो वॉल्यूम में जो चेंज है वो इसकी लेंथ चेंज होने की वजह से हुआ। हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे वर्क को। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन द लाइट ऑफ दिस डायग्राम, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ
pressure and change in volume. अब यही बात साबित कैसे करनी है, तो एक्सप्लेनेशन देखें इसकी। अच्छा, आपने किया वर्क, फर्ज कीजिए आपने W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। ये वर्क डन करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई की, यानी गैस से फोर्स अप्लाई की एक्सपेंड होने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ठीक है। अब फ्लूइड्स में क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, फोर्स, क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो उनका प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू देयर फोर्स। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को रिप्लेस करेंगे प्रेशर से। हम जानते हैं प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट। तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। वी पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1, दिस इज 1, दिस इज 2, सो वी पुट 2 in 1, we get work done is equal to F multiply with A multiply with del Y। अब बताइए कि ये क्वांटिटी जो है एरिया इंटू चेंज इन लेंथ हमें क्या देगी, सॉरी ये P इंटू A था, ठीक है। तो ये क्वांटिटी A इंटू डेल्टा वाई यानी एरिया इंटू चेंज इन लेंथ हमें क्या देगा, द चेंज इन वॉल्यूम, द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये देखे ना, वॉल्यूम यहाँ से कितना इंक्रीज हो गया है, तो ये हमें चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, कब, जब सिस्टम V1 से V2 तक एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। सो अब लिख देंगे आप वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन साबित भी हो गई है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे अगेन हम साइन कन्वेंशन भी डिफाइन करेंगे। क्योंकि हम तो जानते हैं वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब तो देखें ये इक्वेशन कब वैलिड है, इस इक्वेशन की वैलिडिटी क्या है, लिमिटेशंस जिसे आप कह सकते हैं। ये इक्वेशन उस वक्त वैलिड है जब इन द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और आप डील किसके साथ कर रहे हो, फ्लूइड्स के साथ। स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, फ्लूइड्स के साथ आप डील कर रहे हैं। फ्लूइड्स का मतलब गैस या लिक्विड, ठीक है, इनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये दो चीजें आपने याद रखनी है इस केस में। अच्छा, द नेक्स्ट अब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हाँ यहाँ पे अगर हम देखें कांस्टेंट को हटा दें तो वर्क डन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा वी, द चेंज इन वॉल्यूम पे, कि जितना वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा हो वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा। सो फॉर दैट ये याद रखें, work done is directly proportional to Vf minus Vi, where Vf is the final velocity and Vi is the initial velocity। समझ आई कि नहीं आई, मुझे तो नहीं समझ आई थोड़ी देर पहले, तो ये वॉल्यूम का वेलोसिटी कैसे हो गई है, इसका मतलब आप लोग सो रहे हैं, जाग जाएं। इट इज फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस, क्योंकि ये सिंबल देख के आप लोग आदि यहाँ पे थे, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस बात का ख्याल रखें, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम। अच्छा, अब वर्क डन का पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से साबित कर देंगे हम।
वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो होना डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। तो हम लिखेंगे वर्क डन पॉजिटिव है अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो। क्योंकि देखें ना, फ़र्ज़ कीजिए कि फाइनल 10 है और इनिशियल 8 है, तो 10 - 2 से क्या आएगा, सॉरी 10 - 8 से क्या आएगा, +2 आएगा। क्योंकि प्रेशर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल से आपके पास +2 आ जाएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव, इसका मतलब कि यहाँ से क्या इशारा मिल रहा है कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम एक्सपेंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन सिस्टम एज अ होल अंडरगोज एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन है कि एक्सपेंशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन जीरो भी तो हो सकता है, तो कब जीरो होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज ना आए, यानी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, नो कंट्रैक्शन नो एक्सपेंशन, इट मींस दैट वर्क डन इज जीरो। ठीक है। अच्छा, थर्ड आपके पास वर्क डन नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो वर्क डन कब नेगेटिव होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे फाइनल वॉल्यूम जो है वो 6 है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 10 था, तो अब 6 - 10 किसके बराबर है, 6 - 10 इज इक्वल टू -4। समझ आई बात। सो उससे हमें पता चला कि वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होना किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ। ये हमारे लिए कन्वेंशन बन गई है। तो यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन बता देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स नेगेटिव वर्क, समझ आई सबको, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब बता दें वर्क का यूनिट क्या है। तो ये वही यूनिट है, ऐसा यूनिट है जूल, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो ये हमने वर्क के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। अच्छा, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी, तो उसे भी एक्सपेंड कर लें। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इसे भी पहले की तरह डिफाइन करें, इसका सिंबल बता दें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बता दें और साइन कन्वेंशन इसकी रिपोर्ट कर दें। और यूनिट बता दें इसका। सो इंटरनल एनर्जी देखिए, मैथमेटिकली सिंबॉलिकली इसे आप यू से शो करते हैं। मैथमेटिकली इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिक्विड है, फ्लूइड्स है ना, गैशियस हैं, लिक्विड फॉर्म में है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है। और वो किस किस वजह से होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन भी हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी हो सकती है। तो ये वेरियस टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी की। एक सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, अबाउट देयर बॉन्ड लेंथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। और रोटेशनल मोशन अपने मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट भी कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इनके पास हो सकती हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, ये बॉन्ड्स की वजह से होती है। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है, जितना टेम्परेचर कम हो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाए वो बॉन्ड उतना वीक हो जाता है, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी ऑन द अदर हैंड बहुत बढ़ती रहती है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या है? ओके, इसको डिफाइन कर देना, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। एटम्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगी? जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपने सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आए तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आए तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये एक कन्वेंशन, और ये आपके पास दूसरी कन्वेंशन। यूनिट इसका भी आपके पास क्या है? जूल ही है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स जो हैं आपके पास जूल में आते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो फर्दर वर्क और हीट के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, डिस्टिंक्शन बता देंगे। थैंक यू फॉर टुडे।